हेलो मेरे क्लास 9 के विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 जनवरी को आप सभी का एग्ज़ाम है, ठीक है। और 30 जनवरी को सोशल साइंस का एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग में। तो उस दिन के लिए हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 40 में होंगे, संख्या में 40 होंगे। यानी 40 ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों सवाल जरूर बनते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा सवाल आज के वीडियो में है। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था, ठीक है, लुई 16वां के समय में। तो बोला गया उस क्रांति का जो अग्रदूत था वो कौन था। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है रूसो था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में किन वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लगा हुआ था। निम्न में किस वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लगा हुआ था। तो दोस्तों नमक और तंबाकू पर। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में जो मांगे रखी थी उसमें निम्न में से कौन सी चीज़ें शामिल नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। अप्रैल थीसिस का जो मांग रखा गया था उसमें से क्या मांग नहीं था। तो पहला ऑप्शन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये तो मांग था। फिर है युद्ध समाप्त किया जाए, ये भी मांग था। फिर है किसानों को सारी जमीन वापस दी जाए, ये भी मांग था। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है बोला गया उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए, तो ये ऑप्शन नहीं था, यानी ये मांग नहीं था अप्रैल थीसिस में व्लादिमीर लेनिन के मांग में। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को क्या कहते थे। तो रूस का स्थानीय स्वशासी संगठन जो था उसको सोवियत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है धुरी शक्तियाँ किन देश को कहा जाता था। देखिए, पहला विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों में से दो राष्ट्र के बीच लड़ा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया आपको धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थी। तो धुरी शक्तियाँ देखिए, ऑप्शन है कि जर्मनी, फ्रांस और रूस, तो ये तो नहीं था। दूसरा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये भी नहीं था। फिर है जर्मनी, इटली और जापान। तो दोस्तों यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5 का जर्मनी, इटली और जापान, यही था आपका धुरी शक्तियों में। अब मित्र राष्ट्र में कौन था, फ्रांस था, ब्रिटेन था और आपका ये अमेरिका वगैरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। तो वैसा कौन सा संधि था जो जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक संधि थोपा गया था और जिसके बाद जो हिटलर था वो पूरा बदला लेना चाहता था, तो यहूदियों से बदला ले रहा था वो इसके बाद, ठीक है। तो वो था दोस्तों वर्साय की संधि। वर्साय की संधि जो लागू किया गया था इसके माध्यम से वो बदला लेना चाह रहा था, जो बहुत ही कठोर और अपमानजनक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। तो वो था डैट्रिच ब्रैंडिस, ठीक है, डैट्रिच ब्रैंडिस किया था। यहाँ पहला वन महानिरीक्षक भी इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कलांग कौन थे। तो कलांग दोस्तों था कुशल लकड़हारा, ठीक है, कलांग को कहा जाता था कुशल लकड़हारा। अगला क्वेश्चन है बुग्याल क्या है। बुग्याल क्या है। तो बुग्याल दोस्तों ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान होते हैं, मर्ग और बुग्याल, ठीक है, जम्मू कश्मीर के आसपास में। तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान होते हैं बुग्याल, यानी 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाही आबादी कहाँ पर रहती है। तो ऑप्शन है आपका रूस, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। तो दुनिया की आधी से अधिक आबादी जो है अफ्रीका में रहती है और मासाई समुदाय जो थे वो सब चरवाही समुदाय था। मासाई, बेदुइन सब चरवाही समुदाय हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का लोकप्रिय रूप है। तो सैन्य शासन, तानाशाही, लोकतंत्र या राजतंत्र। तो समकालीन दुनिया में अभी जो बोला जाए सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र ही है। भले इसमें लाख बुराई फिर भी लोकतंत्र सबसे बेटर है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। कौन सा तर्क जो है लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लोकतंत्र मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये सही तर्क है। अगला है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही तर्क है। फिर है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही तर्क है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। देखिए यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि लोकतंत्र जो है नागरिकों का सम्मान को तो फाइनली बढ़ाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अगला सवाल है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। जो आप लोग पढ़ते भी होंगे हम भारत के लोग भारत को एक, तो वही आपका प्रस्तावना है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र स्थापित किया गया था, तो उसमें कौन सा टकराव था जो सबसे ही महत्वपूर्ण था।
तो दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, या दूसरा ऑप्शन है स्त्री और पुरुष का, तीसरा ऑप्शन है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक का, और नेक्स्ट है रंगीन चमड़ी वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक का। तो 14 का जो होगा सी होगा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, क्योंकि वहाँ गोरे लोग जो थे अल्पसंख्यक में थे और अश्वेत बहुसंख्यक में थे, यानी काली चमड़ी वाले लोग। फिर भी वहाँ पर रंगभेद की रीति बहुत ज़्यादा होता था, इसके चलते वहाँ पर दोनों समुदाय के बीच में टकराव होता है और फाइनली वहाँ पर एक लोकतांत्रिक संविधान बनकर तैयार होता है। तो 14 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो पहले 82 हुआ करती थी, पर एंग्लो इंडियन का पद हटाने के बाद अभी 81 है। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। अगला है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी फिलहाल वर्तमान समय का बात किया जाए तो राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि निम्नांकित में कौन सा भारतीय संसद के 2 सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन यहाँ पे होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर जो आपका है वो हो जाएगा सी, 18 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार आपको पता है कि 6 है, ठीक है, और मौलिक अधिकार में पहले 7 हुआ करता था जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और मौलिक अधिकार का बात अगर किया जाए तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में बोला गया है, ठीक है, और बोला गया संगठन और संघ बनाने का जो स्वतंत्रता दिया गया वो कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो देखिए समानता का अधिकार ये भी आता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी आता है, और नेक्स्ट जो है जातिगत भेदभाव का अधिकार, तो यही जो है वो इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो भारत का क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए, विश्व के क्षेत्रफल में मतलब कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत जो है कितना योगदान देता है? तो वो है 2.42%, यानी कि सिंपल में आप कह सकते हैं 2.4%। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो देखिए हिमालय का 3 श्रेणी है, ठीक है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो सबसे ऊपर होगा वही क्या होगा, बर्फ से हमेशा ढका रहेगा, यानी ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेगी, तो वो महान हिमालय में है, ठीक है, महान हिमालय, यानी 22 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए, ग्रेटर हिमालय। अगला उत्तरी मैदान किन नदी से बना है? तो भारत को मुख्यतः 6 भौतिक स्वरूप में बांटा गया, उसमें से एक है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान जो है तो वो हिमालय से बहने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया जो बहुत ही उपजाऊ है, तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है? तो अगर नदियों का बात किया जाए तो भारत में 2 प्रकार की नदियाँ होती हैं, एक है हिमालयी नदियाँ और एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ जो होती है 12 वर्ष की नदियाँ होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वर्षाकालीन नदी होती है, यानी मौसमी नदियाँ इसको बोलते हैं, यानी कि वर्षा जब जबरदस्त होती है तभी वो बहती है, अदरवाइज वो सूख जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील वाली, लवणीय यानी कि सैल्टी, ठीक है, नमकीन झील, तो वो दोस्तों सांभर झील हो जाएगा, सांभर झील। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, जिसमें से अक्षांश होता है, समुद्र तल से दूरी होता है, ऊंचाई होता है, उसके बाद स्थलाकृति होता है, वर्षण की मात्रा होती है, उसके बाद आपका है कि ये सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश का भी इफेक्ट पड़ता है। तो पूछा गया यहाँ पर कि और प्लस वायु दाब भी होता है, तो यानी कि पूछा गया जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ कौन से नहीं हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन अक्षांश ये तो है, दूसरा ऊंचाई ये भी है, वायु दाब और पवन ये भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही होगा आपका गलत आंसर, यानी कि समाचार, मौसम समाचार, ये जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का जो आगमन होता है वो जून के प्रारंभ में, ठीक है, जून के प्रारंभ में, यानी 27 का बी नंबर सही होगा, जून के प्रारंभ में। और कहा जाता है कि एक या 2 जून के आसपास केरल में सबसे पहले मानसून का प्रस्फुट होता है, यानी कि मानसून का फूटना होता है, और उसको आम्र वर्षा के नाम से भी वहाँ जानते हैं, क्योंकि आम का फसल उसमें लग रहा होता है। अगला है नागफनी, नागफनी किस वनस्पति में पाई जाती है? तो नागफनी दोस्तों कांटेदार पेड़ है जो कंटीले वन और झाड़ियों में पाई जाती है, और यहाँ पर कंटीले और वन और झाड़ियों में मतलब कि नागफनी जो है कांटा में इसलिए बदल जाता है क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तानी जो एरिया है वहाँ पानी का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और इसलिए वहाँ कह सकते हैं आपकी एवापोरेशन यानी कोई वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है, इसलिए वो लोग कांटा में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लिंगानुपात क्या कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं के संख्या को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो 29वां क्वेश्चन है लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है, जो गलत ऑप्शन है। अगला है पुरुष की संख्या महिला से कम है, ये भी गलत है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, यही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
महिला की संख्या जो है वो पुरुष की संख्या से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में परिवर्तन के कौन कौन से प्रक्रिया हैं, यानी जनसंख्या में परिवर्तन कौन कौन कारक की वजह से होगा। तो जन्म दर से भी होगा, मृत्यु दर से भी होगा और प्रवास से भी होगा। जन्म दर उसको कहते हैं कि प्रति 1000 जीवित बच्चों में जो जीवित बच्चे यानी जो बच जाते हैं यानी कि नहीं मरते, उसको जन्म दर कहते हैं। जबकि जो जीवित 1000 जन्म बच्चे में से कुछ जो बच्चा मर जाता है उसको मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो व्यक्ति काम के उद्देश्य से या पढ़ाई के उद्देश्य से किसी भी तरीका से प्रवास करता है, यानी कि कह सकते हैं आपकी पलायन करता है, तो उसको प्रवास कहते हैं, माइग्रेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है, यानी अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा। तो सबसे पहला दोस्तों होगा भूमि। ठीक है, सबसे पहला अगर भूमि होगा तभी तो वहाँ पर हम कुछ लगा सकते हैं। भूमि रहेगा तभी फैक्ट्री लगाएंगे, तभी हम श्रम लगाएंगे। ठीक है, तभी हम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी लगाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के स्रोत कौन कौन। पहला बोला अस्थायी पूंजी और दूसरा बोला कार्यशील पूंजी। तो अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी यहाँ पर क्या होता है, तो भौतिक पूंजी भी होता है और मानव पूंजी भी होता है, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है। तो गैर कृषि क्रिया उसको बोलते हैं जो कृषि का कार्य नहीं होता, कृषि के कार्य के अलावा जो कार्य किया जाता है उसको गैर कृषि क्रिया कहा जाता है। तो परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, यानी कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी का बात किया जाए उसमें कौन सा जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, साक्षर और स्वस्थ। यानी जब आप साक्षर रहेंगे और जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप समाज में कल्याण कर सकते हैं, यानी देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। 35वां क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, यानी कि कहाँ पर निवेश किया जाए कि मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल हमको यानी कि रिजल्ट जो है उच्च तरीके से मिले। तो 35वां का सही आंसर होगा शिक्षा और चिकित्सा। ठीक है, शिक्षा और चिकित्सा पर अगर काम किया जाए, आज देखिए शिक्षा पर ही अच्छा काम किया गया तो हमारा देश जो है चंद्रमा को भी छू लिया है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं शिक्षा और चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है तो क्या सबसे अधिक। ठीक है, विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। अगला सवाल है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है। जब भी निर्धनता रेखा का आकलन करते हैं तो किसमें से विचार नहीं करते हैं, तो भोजन की आवश्यकता या चिकित्सा की आवश्यकता या मनोरंजन की आवश्यकता या वस्त्र की आवश्यकता। देखिए, तो सही आंसर यहाँ पर होगा मनोरंजन। मनोरंजन को कभी भी ध्यान में रखा जाता है, गरीबी को जब चेक किया जाता है, निर्धनता रेखा का जब निर्धारण करते हैं तो मनोरंजन की आवश्यकता को कभी भी ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि रखा जाता है कि इसको भोजन को रखा जाता है, चिकित्सा को रखा जाता है और वस्त्र को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक यहाँ पर क्या है, तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार या दुकानदार द्वारा किया गया जमाखोरी और दलालों द्वारा विक्रय किया गया अनाज और किसानों के द्वारा जमा अनाज। तो सही आंसर होगा सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो सुरक्षित घेरे में खाना या सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। तो सही जवाब यहाँ पर होगा बी, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, इसी को बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। और अंतिम सवाल है इस वीडियो का कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किससे संबंधित है। तो वो जो है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस प्रकार हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देख लिए हैं जो आपके 30 जनवरी के होने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आपको सोशल साइंस के अलावा आपको साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी का भी आपको वीडियो मिलने वाला है। तो 30 और 31 तारीख का जो एग्जाम है उसके लिए अच्छे से तैयारी करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।